हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम हब पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जी हां दोस्तों, सरकार पर आरक्षण देने के संबंध में एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है। जी हां, मामला है देखिए पूर्व शोध सलाहकार और विधि विशेषज्ञ मनीष जी के। देखिए बी के मनीष सर का एक पूरा वक्तव्य आप सुनिए, आपको पूरी चीजें समझ आ जाएगी। क्या 20, 14 और 16% आरक्षण का मामला अवैध है, और अगर अवैध है तो क्यों अवैध है और है कि नहीं, आप पूरा क्लिप देखिए, आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी। साथ में आपको इस चीज की भी जानकारी मिल जाएगी कि सरकार आरक्षण देने के संबंध में ईमानदार है कि नहीं, इसकी आपको पूरी जानकारी हो जाएगी। आपको मैं आगे क्लिप दिखाऊंगा, आप उस क्लिप में पूरा वीडियो देखिएगा, उसमें आपको पूरी चीजें समझ आ जाएगी। बी के मनीष सर का वक्तव्य है और उन्होंने जो बातें कही है उस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। पर वीडियो पूरा देखिए और समझिए आखिर छत्तीसगढ़ में आरक्षण के नाम पे क्या चल रहा है। वीडियो यहीं तक, आगे क्लिप देखिएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। बी के मनीष, पूर्व शोध सलाहकार, नालसार, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, हैदराबाद। छत्तीसगढ़ आरक्षण प्रकरण, ऑडियो मैसेज 9। छत्तीसगढ़ शासन ने शुक्रवार 21 अप्रैल की सुनवाई में पहले तो खुद ही आखिरी सुनवाई को 18 जुलाई तक टलवाया और उसके कुछ ही दिनों के बाद अर्जेंट हियरिंग के लिए एप्लीकेशन पेश की, जिसकी सुनवाई सोमवार 1 मई को सुप्रीम कोर्ट में तय है। भूपेश बघेल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को त्वरित सुनवाई के इस आवेदन में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिलने की वजह से छत्तीसगढ़ में आरक्षण के प्रतिशत को लेकर काफी असमंजस उलझन की स्थिति है, जिसकी वजह से भर्तियों और नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। यह सीधे तौर पर झूठा बयान है, इसलिए क्योंकि अंतरिम राहत की जरूरत किसी भी तरीके से स्पष्टता के लिए, आरक्षण के प्रतिशत पर स्पष्टता के लिए जरूरी नहीं थी। आरक्षण विशेष तौर पर शिक्षा और लोक सेवा में मौलिक, संवैधानिक या विधिक अधिकार नहीं है। यह शासन का विवेक अधिकार है। यदि शासन ऐसा समझे कि कोई पिछड़ा वर्ग है और लोक सेवाओं में उसका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, तभी वह आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। ऐसा करने पर भी कुछ सीमा बंधन लगाए गए हैं प्रक्रियागत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर व्याख्या के तौर पर, जिनका पालन करना किसी भी राज्य सत्ता के अंग के लिए आवश्यक होगा। छत्तीसगढ़ शासन के लिए भी यह स्पष्ट है। इसलिए भी स्पष्ट है क्योंकि स्वयं मैंने ही कई बार सार्वजनिक बयानों से, जो कि कई अखबारों में, दैनिक भास्कर और नवभारत में विशेष तौर पर छपे हैं, यह स्पष्ट कर दिया है कि गुरु घासीदास अकादमी प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर का 19 सितंबर का फैसला SC, ST और OBC का वर्टिकल रिजर्वेशन 0 कर देता है। इसकी दोनों अलग अलग बातें साफ कर देनी चाहिए। शिक्षा के लिए आरक्षण का अधिनियम एक नया अधिनियम था, जो कि मार्च 2012 में ही आया था और उसकी सिर्फ धारा 3 ही अपास्त की गई है 19 सितंबर के फैसले में। शेष अधिनियम अभी जीवित है, इसलिए किसी भी पिछले या अगले सर्कुलर के माध्यम से कोई भी आरक्षण दे सकना संभव नहीं है। लोक सेवा में 2011 दिसंबर का संशोधन विधेयक अपास्त किया गया है, लेकिन चूंकि कई संविधान पीठों का फैसला है कि यदि संशोधन करने वाला कोई विधिक प्रावधान
बर्खास्त हो जाता है या निरस्त हो जाता है तो उससे पिछला प्रावधान स्वतः पुनर्जीवित नहीं होता। इसके खिलाफ यह तर्क दिया जा रहा है कि पिछले प्रावधान के स्वतः पुनर्जीवित नहीं होने का सिद्धांत, जो कि संविधान के अनुच्छेद 367 में वर्णित जनरल क्लॉजेस एक्ट से आया है, वह न्यायालय के फैसलों पर लागू नहीं होता है। लेकिन हमें साफ समझना चाहिए कि अमीरुन्निसा बेगम से लेकर कोल्हापुर केन शुगर तक कई फैसलों में संविधान पीठों ने न्यायालय के फैसलों के द्वारा अपास्त किए गए प्रावधानों के मामले में भी इसी सिद्धांत का अनुपालन कराया है। खास तौर पर बीएन तिवारी बनाम भारत संघ फैसला, जिसमें कि 1963 के टीए देवदासन बनाम भारत संघ फैसले में अपास्त किए गए एक नियम के बाद यह आशंका थी कि क्या उससे पिछला नियम पुनर्जीवित हो जाएगा, जिसे बीएन तिवारी में स्पष्ट किया गया कि पिछला नियम स्वतः पुनर्जीवित नहीं होगा। ये बात भी साफ समझ लेनी चाहिए कि बात सिर्फ यही नहीं है कि पिछला प्रावधान पुनर्जीवित हो जाए। जो पिछला प्रावधान था, अगर हम प्रथम द्वितीय श्रेणी के लिए आरक्षण प्रतिशत अलग 15 और 18 और तृतीय और चतुर्थ के लिए 16-20, इस अंतर को छोड़ दें और थोड़े समय के लिए मान लें कि यह 16-20% ही था, एसटी के लिए 16 और एसटी के लिए 20%, तब भी यह समझना पड़ेगा कि आरक्षण का यह प्रतिशत पहली बार 1958-59 में वल्लभ भवन भोपाल में तय किया गया था। इस प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया गया 1994 में जब मध्य प्रदेश का आरक्षण अधिनियम विधानसभा ने पारित किया। सिर्फ 1984 से ओबीसी का जो 14% था वह भी इसमें जोड़ दिया गया और वह 16-20-14 हो गया। राज्य विभाजन होने पर छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश की तरह 2002 का संशोधन अधिनियम जैसी कोई कार्रवाई नहीं की और आदिवासियों को लंबे समय तक इसके लिए राजनीतिक संघर्ष करना पड़ा, जिसके बाद जाकर दिसंबर 2011 का संशोधन अधिनियम आया था। राज्य विभाजन के बाद एसटी की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में 12% के आसपास रह गई थी, जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या तकरीबन 32% के आसपास थी। आज यह जनसंख्या एसटी के लिए तकरीबन 12.67% और एसटी के लिए 30.5% के आसपास है। राम सिंह बनाम भारत संघ प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण के लिए गए बीते पुराने आंकड़ों के आधार पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। इसके लिए ताजा और प्रासंगिक आंकड़े हमेशा जुटाए जाने चाहिए। इसलिए सिर्फ किसी प्रावधान, किसी तकनीकी बिंदु का सहारा लेकर 12-12.5% की आबादी वाले एससी समुदाय को 16% आरक्षण किसी भी तरीके से दिया जाना नैसर्गिक सिद्धांतों के खिलाफ है और इसे नहीं किया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति जिसकी आबादी तकरीबन 30.5% है, उसे 20% पर सीमित कर देना भी ठीक बात नहीं है। यहाँ यह ध्यान देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार यह कहा है कि आबादी की हिस्सेदारी ही आरक्षण देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। दरअसल आरक्षण देने का आधार प्रतिनिधित्व की पर्याप्तता होनी चाहिए और प्रतिनिधित्व को जांचने, मापने, परखने के लिए इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ फैसले में न्यायमूर्ति सावंत, जिनके कारण की बहुमत की राय स्थापित हुई थी, उन्होंने कहा है कि इसे प्रशासन में प्रभावी आवाज से नापा समझा जाना चाहिए, न कि सिर्फ और सिर्फ संख्या या आंकड़ों से। कुल संख्या या किसी भी वर्ग के कार्मिकों की संख्या का कुल प्रतिशत, इससे भर प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता नहीं जांची जानी चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य में जहां की अनुसूचित जाति के लोग काफी मुखर हैं, काफी प्रबल हैं और ओबीसी समुदाय जो बहुत प्रबल है, जिसके पास पर्याप्त मात्रा में सामाजिक तौर पर अवसर उपलब्ध हैं, सेवा में उनकी कमी नहीं है, भूमि स्वामी भी काफी मात्रा में इस प्रवर्ग से लोग आते हैं।
राज्य के मुख्यमंत्री हिस्से हैं, विपक्षी दल के नेता प्रतिपक्ष, राज्य प्रमुख, सब यदि ओबीसी से आते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह पिछड़े हुए हैं या प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता उनमें है। यह बात जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के संविधान पीठ फैसले में 2021 में ही सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने कहा है। ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल सरकार ने 21 अप्रैल को आरक्षण मामले में एसएलपी की सुनवाई को जो 3 महीने टाला था और उसकी जो आलोचना एक ऑडियो मैसेज से मैंने की थी, उससे आखिर घबराकर सरकार ने तत्काल अर्जेंट हियरिंग की यह एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई है। लेकिन यह भी उतना ही साफ है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरीके से 58% लागू किए जाने या जारी रखे जाने की कोई राहत तो मिल नहीं सकती। उसके पीछे 2 वजह हैं। पहली बात, 17 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 18 नवंबर, 16 दिसंबर, 18 जनवरी, इन सभी तारीखों को, 24 मार्च, 21 अप्रैल, इन सभी तारीखों को कहीं ना कहीं स्पष्टता के लिए, अंतरिम राहत के लिए कोई ना कोई जिक्र आया है और बार बार सुप्रीम कोर्ट ने उसे ठुकराया है, इसलिए क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई थी। दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि इंदिरा साहनी फैसले नवंबर 1992 के बाद से सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकरण में किसी भी राज्य का कोई भी ऐसा आरक्षण प्रावधान वैध नहीं ठहराया है और जारी नहीं रखा है जहां की आरक्षण का प्रतिशत 50 से बहुत ज्यादा था। जाहिर सी बात है कि भूपेश बघेल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से झूठ बोला है और उसे यह सूचित नहीं किया है कि उसने 76% के आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर रखे हैं विधानसभा से, जो कि महामहिम राज्यपाल की अनुमति के लिए लंबित हैं। महामहिम राज्यपाल ने कुछ जानकारियां मांगी हैं जो उपलब्ध कराने के लिए भूपेश बघेल सरकार राजी नहीं है। अनुमति समय से नहीं मिलने के खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट आने के लिए भी तैयार नहीं है, जबकि तेलंगाना प्रकरण में 4 बार सुनवाई हुई और हर सुनवाई के पहले मैंने राज्य शासन से यह अनुरोध किया कि उन्हें इस प्रकरण में स्पष्टता यदि चाहिए तो उन्हें तत्काल सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। तो अगर भूपेश बघेल को ना तो 58% और ना ही 76% में कोई रुचि है, उसके लिए वह कोई ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं, तो आखिर वह सुप्रीम कोर्ट में इस अर्जेंट हियरिंग के लिए क्यों आए हैं? जाहिर सी बात है कि आरक्षण तो हर हालत में 50% के भीतर ही देना होगा, राजनीतिक बयानबाजी चाहे कितनी भी कर ली जाए। अब 50% के भीतर आरक्षण का कोई ना कोई फॉर्मूला विकसित करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है, वह कभी भी ऐसा कर सकती थी, आज भी कर सकती है, परंतु राज्य शासन ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि इसके लिए उसे दूरदृष्टि दिखानी होगी, मेहनत करनी होगी, सभी प्रवर्गों को समझाना होगा, और इतनी मेहनत, समझदारी और ईमानदारी दिखाने के लिए भूपेश बघेल तैयार नहीं है। वह बहुत बेईमानी से, चालाकी से, कुटिलता से, दुष्टता से प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरीके से माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय उन्हें 16, 20, 14 के अवैध रोस्टर से भर्तियां और नियुक्तियां करने का आदेश दे दे। इससे अनुसूचित जाति वर्ग प्रसन्न होगा, इससे अन्य पिछड़ा वर्ग प्रसन्न रहेगा, इससे सामान्य या अनारक्षित वर्ग प्रसन्न रहेगा, इससे सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति आदिवासी वर्ग के हितों पर भारी आघात होगा। लेकिन आदिवासी हितों का हनन करने से भूपेश बघेल को तात्कालिक लाभ दिखता है। यदि 15-20 सीटें आदिवासियों की वह हार भी जाए विधानसभा चुनाव में, तो उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उनकी कुर्सी और मजबूत हो जाएगी। कई बार ये निवेदन व्यक्तिगत आदिवासी पक्षकारों की तरफ से करने की कोशिश की गई है कि गुरु घासीदास अकादमी प्रकरण दरअसल आरक्षण की ऊपरी सीमा के उल्लंघन का मामला नहीं है, यह आरक्षण हितार्थियों के बीच वर्ग संघर्ष का मामला है, यह आदिवासियों को दबाने और कुचलने का मामला है। और आज यह बात
कि एससी, ओबीसी, जनरल तीनों एक सुर में एक साथ पूरे जोर से कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से 16, 20, 14 का अवैध रोस्टर लागू हो जाए। आदिवासियों के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी, आदिवासियों के जनप्रतिनिधि हाथ जोड़ चुके हैं, कंधे झुका चुके हैं, किसी भी तरीके से वो कोई संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में उनमें से किसी की जबान नहीं खुलती है। सारा का सारा संघर्ष सिर्फ और सिर्फ योगेश ठाकुर और विद्या सिद्धार की टीम के ऊपर पड़ा हुआ है। ये काम कैसे होगा, ये अब छत्तीसगढ़ के पूरे आदिवासी समुदाय को तय करना होगा। अब है फैसले की घड़ी। क्या आप वाकई 20% आरक्षण ले लेने के लिए तैयार हैं? क्या आप इससे जुड़े हुए सम्मान, अपमान, राजनीतिक दबाव, राजनीतिक हिंसा, इस सभी को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? अब तो ये फैसला लेना ही पड़ेगा। अब आपको चुनना ही पड़ेगा कि आप क्या सही समझते हैं, और जिसे आप सही समझते हैं उसके लिए आप आज कोई कदम उठाएंगे या नहीं। फैसला आपका।